प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अविरल राणा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। तो साथियों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो बताओ एक बार कमेंट में कैसे हो। शानदार और जबरदस्त होना। तो जैसे कि आपके करंट में दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है और मैं आपको बताऊं दिल्ली पुलिस का एग्जाम जब खत्म होएगा ना उसके बाद में आप अपनी तैयारी करंट में एकदम चालू रखना, क्योंकि आगामी जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम आपका एसएससी जीडी का है, जिसको देखते हुए मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया और दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आपके समक्ष। तो साथियों जैसे कि 20 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ला रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट है वो 20 क्वेश्चन क्यों है भैया? 20 क्वेश्चन ही तो आ रहे हैं एसएससी जीडी में। हाँ जी, यानी कि 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में जो जीएस का पोर्शन पूछा जा रहा उसमें आपके जितने भी पोर्शन बनेंगे, चाहे उसमें स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको या फिर करंट अफेयर्स की बात हो, ये तमाम पोर्शन आपको मैं आपके समक्ष इस प्रैक्टिस सेट से कराऊंगा। लेकिन अपने नोट्स और अपने हैंड रिटन भैया अपने पास कॉपी और एक अपने पास पेन से जरूर रखना, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है। और दोस्त कभी कोई वीडियो देख के लेट के देख रहा हो, ऐसे देखने से कुछ ना होने का भाई, ये कोई मूवी नहीं चल रही, इसमें तो जान लगानी पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि बोर्ड पर पीछे आप मेरे बैकग्राउंड में पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि टैक्स से रिलेटेड है, तो टैक्स कौन सा भैया? तो इसने बोला वन नेशन वन टैक्स। तो बताओ इसके बारे में कुछ। तो वन नेशन वन टैक्स क्या हुआ है? अच्छा बताओ, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, जो हमारे प्राचीन में या मध्यकालीन में कुछ राजा थे, यानी कि आपने नाम सुना अकबर का? भैया सुना तो है। तो आपने नाम सुना वीर शिवजहर का? क्या वे उस दौरान टैक्स लगाए थे? जी वे कर भी तो लेवे थे। जैसे अकबर के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध जजिया कर लगाया गया था, सेम इसी प्रकार हमारे भारत में एक टैक्स बना। तो इसने बोला क्वेश्चन ने, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को कब भारत में क्या करा गया भैया? प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा पेश किया गया था? तो बताओ कौन सा पेश किया गया भैया? पहला है हमारा वस्तु एवं सेवा कर। तो यही तो है वस्तु एवं सेवा कर। क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क है? नहीं जी। क्या सीमा शुल्क? ये तो हमारी जितने भी रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान और हमारे हिंदुस्तान को जोड़ती है, जितनी डोरन रेखा है, ये हमारे उससे रिलेटेड है, इससे कोई मतलब नहीं। फिर इससे भी कोई मतलब नहीं बचेगा। प्रतिभूति लेन देन? नहीं जी। तो आप बताओ जो जीएसटी है, यानी कि कर कैसा? इसने बोला कर। तो कर मीन्स क्या हुआ है भैया? टैक्स ही तो हुआ है कर मीन्स। हाँ टैक्स तो हुआ है। तो बताओ टैक्स भी कैसा भैया? हमारे भारत में क्या आया? जीएसटी आई। क्या आई? जीएसटी। और इसी जीएसटी का नाम है गुड सर्विस टैक्स। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या भारत में जीएसटी है? तो आई कब? लेकिन जीएसटी है तो कितने प्रकार की जीएसटी है? तो आप बोलोगे भैया 3 प्रकार की जीएसटी। पहली बताओ एक बार, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी। तो लिखो एक बार, 3 प्रकार की जीएसटी है। कितने प्रकार की बच्चा? 3 प्रकार की जीएसटी है। 3 प्रकार की जीएसटी है। और जीएसटी क्या है भैया? गुड एंड सर्विस टैक्स ही तो है। तो पहला बताओ कौन सा है? एक तो हमारा एसजीएसटी होगा। कौन सा? एसजीएसटी। और सेकंड कौन सा है भैया? यूजीएसटी। और एक थर्ड कौन सा है? आईजीएसटी। तो कितने प्रकार की जीएसटी है? 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी है। लेकिन पूछेगा जो भारत में जीएसटी आई इसे गुड सर्विस टैक्स बोला, लेकिन भारत में कब से आई हो? तो लिखेंगे भैया भारत में आई है। अब जीएसटी लागू करने वाला कोई देश है भारत कौन से नंबर का, ये भी तो पूछ सके। तो लिखो जीएसटी। जीएसटी भारत में कब लागू हुई? कब लागू हुई बताओ? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुई। तो जब भारत में लागू हुई, भारत कौन से नंबर की वो कंट्री बनी जो जीएसटी को अपने देश के अंतर्गत लागू करने वाली बनी? तो भैया जवाब आना चाहिए एक शानदार सा। तो लिखेंगे 161, यानी कि 161 कंट्री बनी भारत जीएसटी लागू करने वाली। लेकिन भारत में जीएसटी आई तो आई कौन से राज्य में? क्योंकि हमारे भारत में आप लोगों को पता है कितने हैं भैया जी? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्यों में से भी लिखो जीएसटी
गुड सर्विस टैक्स बार बार नहीं बोलने का भाई, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है जीएसटी। जीएसटी भारत में सबसे पहले किस राज्य में, बताओ ना फिर भैया। जीएसटी भारत में सबसे पहले असम में आई। कहां पे? असम में आई, असम। तो जब पहले असम में आ चुकी तो सेकंड पे भी तो आई होगी। हाँ जी, सेकंड लिखो फिर। कौन सा भैया? सेकंड लिखो, बिहार। कौन सा बिहार भैया? पाटलिपुत्र वाला बिहार। हाँ जी, वो पटना, जिसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। तो किस माई पहले भैया? असम माई, दूसरी बिहार माई। लेकिन क्वेश्चन बनेगा, पहले तो आ गई असम और बिहार में, तो लेकिन अंतिम किस राज्य में जीएसटी लागू हुई? तो लिखो अंतिम राज्य, अंतिम जीएसटी लागू करने वाला राज्य, द लास्ट स्टेट ऑफ गुड सर्विस टैक्स। तो लिखेंगे कौन सा भैया जी? लिखो फिर हरियाणा जाएंगे। कहाँ? हरियाणा। हाँ जी, गाबरू छोरे, हरियाणा हरिकेन, वही हरियाणा। जहाँ पे फेमस क्या है? कमेंट में लगना चाहिए भैया जी, कमेंट में बताऊंगे तो स्पोर्ट्स बहुत फेमस है हरियाणा में। तो हरियाणा की अंतिम कहाँ पे बाबू? हरियाणा में। इसके बाद आप मुझे बताओ, जो जीएसटी है, जीएसटी में कितने काउंसिल परिषद में कितने सदस्य हुए? तो लिखो शॉर्ट में अपने यहाँ पर, इसे रफ कर रहा हूं ऊपर से। देखो जीएसटी में कितने सदस्य हुए काउंसिल में? बताओ कितने मेंबर हुए एक बार भैया? जीएसटी मेंबर लिखो। जीएसटी में, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य है लिखवाइए। बताओ भैया, जीएसटी परिषद में, काउंसिल में 33 सदस्य। कितने? 33 मेंबर्स हुए। अब जब 33 मेंबर्स है, क्या इनकी कोई परिषद है? क्या इनकी कोई काउंसिल है? हाँ जी, काउंसिल तो है। जो परिषद बोला आपने, तो भैया 33 है। लेकिन जीएसटी भारत में, जब जीएसटी भारत में 2017 में आई, उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? तो लिखो प्रेसिडेंट थे बच्चा हमारे। कौन से? जबरदस्त आंसर आना चाहिए भैया। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे। कौन से? प्रणब मुखर्जी। तो बताओ ना मेरे एसएससी जीडी के चीतो, बताओ वर्तमान में कौन हमारे राष्ट्रपति है? भैया प्रणब मुखर्जी तो 2017 में थे। तो वर्तमान बताओ फिर कौन है भैया? वर्तमान तो हमारी द्रौपदी मुर्मू है। कौन? द्रौपदी मुर्मू है। अब द्रौपदी मुर्मू तो है जी। तो इसके बाद आप मुझे बताओ, किस राज्य से बिलोंग करे है भैया ये? किस राज्य की राज्यपाल रही भैया ये? तो बच्चा ये द्रौपदी मुर्मू हमारी राज्यपाल, राष्ट्रपति है। ये किस राज्य से राज्यपाल रही भैया जी? झारखंड से। कितनी बार रही? 2 बार राज्यपाल रही। क्लियर? इतनी बार। तो कौन थे हमारे जीएसटी भारत में 2017 में? भैया 2017 में थे हमारे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। तो इसके बाद आप मुझे बताओ, क्या जीएसटी ने कोई अपना ब्रांड एम्बेसडर भी तो चुना होगा? जैसे आपने थम्स अप पी, कोका कोला, स्लाइस, माउंटेन ड्यू, ये बोतल है ना, इनके एम्बेसडर चुने जा। तो लिखो जीएसटी का एम्बेसडर, एम्बेसडर ऑफ जीएसटी। भाई नेक्स्ट पेज नहीं जा सकते, इसलिए रफ करना पड़ रहा है, यहाँ साइड में लिखाना पड़ रहा है बार बार। लिखो जीएसटी, क्योंकि इसमें पीडीएफ लग रही। एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। इसके बाद जो जीएसटी है, जी अब जो भी हमें कुछ अपने भारत में संवैधानिक दायरे में जोड़ना, वो सब एक हम अमेंडमेंट कर सके अपने संविधान में। क्या कर सके? अमेंडमेंट। इसी के हिंदी में बोल लेंगे बच्चा, इसे बोल देंगे संशोधन। तो जो संशोधन कर सके हम अपने संविधान में, उसे बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या कोई जीएसटी के लिए भी कोई अमेंडमेंट हुआ? हाँ जी हुआ है। कौन से नंबर का? 101वें नंबर का हुआ। तो लिखो जीएसटी में संशोधन 101वें नंबर का है। जीएसटी में संशोधन 101वें नंबर का है। तो जीएसटी समझ आया? कितनी प्रकार की जीएसटी लिखवाई भैया? 3 टाइप्स जीएसटी लिखवाई। एक बार मेरी साथ, जहां लाइब्रेरी में बैठे हो ना, या अपने घर में चारपाई पर बैठे हो, तो मेरी साथ एक बार तुम्हारी आवाज की लिपसिंग होनी चाहिए कि भैया जीएसटी 3 टाइप्स की है हमारी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी। और जीएसटी लागू करने वाला पहला हमारा
कौन सा दुनिया में देश है, तो लिखो फिर फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। एक क्वेश्चन रह गया था आपका भैया जीएसटी से, तो लिखो फ्रांस। जीएसटी वर्ल्ड में कहां लागू हुई? अब वर्ल्ड की बात आ रही है ना, तो वर्ल्ड में भैया जी फ्रांस। और फ्रांस में कब आई? 1954। अब वर्ल्ड में पहली बार है बच्चा, यो पहली बार, फर्स्ट बार। तो पहली कहां लागू हुई? फ्रांस में। अब फ्रांस कहां है भैया जी? 1954 में ही तो पड़ेगा। फ्रांस के पास एक प्रसिद्ध शहर भी तो है, पेरिस। हाँ जी। तो बताओ जीएसटी समझ आया? तो वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, कहां है भैया? जीएसटी में हमारा। और जीएसटी हमने समझा दिया आपको कितने प्रकार की जीएसटी है, 3 टाइप्स की जीएसटी है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मैं आपको बताऊं, जो ब्लू है। अब ब्लू रिवॉल्यूशन क्या बोल लेंगे इंग्लिश में भैया? ब्लू रिवॉल्यूशन क्या बोल लेंगे? ब्लू रिवॉल्यूशन, यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन। तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है मेरे भाई मेरी बहन, ये तो बताओ फिर ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति क्या भैया? परमाणु ऊर्जा? अरे भैया परमाणु ऊर्जा कहाँ, मतलब काहे पढ़ रहे हो? नदियों के बीच? नहीं जी नहीं। वायुमंडल? नहीं भैया। अब नीले से क्या बचा? पानी में कौन रहे? जल की रानी मछली। क्या भैया? मछली। और मत्स्य को भैया संस्कृत में मत्स्य तो बोल लेंगे, हाँ जी, लेकिन इस मत्स्य को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? मछली। क्या बोल लेंगे भैया? मछली। तो बताओ फिर आप मुझे, नीली क्रांति किससे? मछली से संबंधित है। तो इसके लिखवा दे आपको तमाम क्रांति जो आपकी बारंबार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एक बार नोट्स बनाओ अपने साइड में। तो लिखो भैया जी महत्वपूर्ण क्रांति, इंपोर्टेंट रेवोल्यूशन ऑफ दिस पेज। लिखो महत्वपूर्ण क्रांति, इंपोर्टेंट रेवोल्यूशन, महत्वपूर्ण क्रांति। पहले लिखो भाई लाल क्रांति। अब लाल क्रांति किससे है भैया जी? टमाटर से। अरे लाल लाल टमाटर ही तो हो गए भैया। टमाटर तो ठीक है सहकारिता के, पर मांसाहारी भी कुछ होगा, हाँ जी मांस से। लाल क्रांति किस किस से? टमाटर और मांस से बच्चा। इसके बाद आप मुझे बताओ, सेकंड है हम ही बता देंगे भैया आपको, तो बताओ फिर। एक है हमारी रजत क्रांति। रजत क्रांति, तो रजत क्रांति भैया जी, रजत 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 आओ रजत भाई, अंडा खाओ। तो अंडे से है, किससे? अंडे से, अंडा से। इसकी कोई वो भी तो है, किसने चालू करी, स्टार्टिंग किसने करी? लिखो ब्रैकेट में इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी कौन है हमारे भारत की? भैया जी फर्स्ट महिला पीएम है। पीटी नेहरू की कौन है? पुत्री है। और इनकी फेवरेट बुक भी तो कौन सी है भाई? जल्दी बताओ। माई ट्रूथ। कौन सी? माई ट्रूथ। थर्ड लिखो, थर्ड लिखो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति किससे है बच्चा? लिखो दुग्ध से। कौन से? दुग्ध से। इनके फादर भी तो हो गए कोई, हाँ जी, जो इन्हें इन्हें स्टार्टिंग करने वाले फादर है इनके, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। बच्चे बारंबार परीक्षाओं में अपने नोट्स में डाल देना इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन पर इंपोर्टेंट डाल देना। तो बताओ वर्गीज कुरियन क्या है? दुग्ध उत्पादन में। और बताओ भैया फोर्थ लिखो पीली क्रांति। अब पीली क्रांति किससे है भैया? अब पीली पीली क्या भैया जी? तिलहन, वो सरसों है ना, तो किससे हुई? तिलहन से हुई। तो लिखो तिलहन से, तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से है। इसके बाद में इनके फादर भी तो है, हाँ जी, सैम पित्रोदा। लिखो सैम पित्रोदा। इतनी बात समझ आई? और बताओ कि क्रांति भैया जी पीली क्रांति होगी, हाँ जी तिलहन से। और इसके बाद में लिखो सुनहरी क्रांति। 5वें नंबर की लिखो मेरे भाई सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे भैया? लिखो शहद और बागवानी। बागवानी और शहद से रिलेटेड है, समझ आया? इसके बाद लिखो गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे है भैया?
ये है झींगा से। क्लियर? ये तमाम क्रांति आपके बोर्ड पर है, चाहे कोई सी भी। तो बस आंसर क्या आता हमारा भैया जी, मत्स्य पालन से। नीली क्रांति तो लाल क्रांति किससे है भैया? टमाटर से हमारी। तो इसके बाद आप मुझे बताओ रजत क्रांति किससे है भैया जी? अंडे से है। श्वेत क्रांति किससे है? दूध से। और पीली तिलहन से है। इसके बाद इधर आओ फिर, सुनहरी क्रांति भैया शहद से रिलेटेड है, पूछ लेगा शहद से कौन सी है? सुनहरी। इसके बाद आप मुझे बताओ गुलाबी किससे है भैया जी? झींगा से है। क्लियर? चले नेक्स्ट पे। तो नदियों से कोई मतलब ही नहीं हमारा, तो आंसर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड बोलता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए समुदाय और उनकी कुल जनसंख्या के सही प्रतिशत को निरूपित करने वाला विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा जी, पढ़ो तो भैया जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने बोला कौन सी निरूपित करे हमारी, जो 2011 में सेंसस हुआ हमारा। अब भैया जनगणना है जो हमारी, इसे क्या बोल रहे हैं? इसे बोल रहे हैं सेंसस। सेंसस बोल रहा है जनगणना। तो जनगणना से क्वेश्चन बनाता है एसएससी, और जनगणना से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चा, मेरे भाई बहन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप मुझे बताओ जो जनगणना है वो ह्यूमन यानी कि मनुष्य की जनगणना कितने साल के अंतराल पर हुए है? तो वो हुए 10 साल के अंतराल पर, यानी कि ह्यूमन की 10 साल पर। और जो एनिमल्स है हमारे, एनिमल्स की जनगणना कितने साल पर है भैया? वो 5 ईयर प्लान पर है। कितने? 5 ईयर पर। तो लिखो पहला, तो कौन सा भैया इसका आंसर हो जाएगा? हिंदू 79.8% है, मुस्लिम 14.2% है, और ईसाई 2.3% है। क्या भैया जैन धर्म भी तो है? हाँ, बौद्ध धर्म भी तो है, हाँ जी, सिख धर्म भी तो है। तो लिखवाओ ना फिर इनके बारे में कुछ। तो आओ फिर बच्चा बोर्ड पर, तो देखते हैं यहाँ पर। पहली बात तो जनगणना कितने साल पर, तो ह्यूमन यानी कि ह्यूमन सेंसस कितने साल पर हुए? तो लिखो अपने नोट्स पर ह्यूमन सेंसस। अरे बच्चा हिंदी तो हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश भी जानो, क्योंकि आजकल ना बेशक हमारी मातृभाषा क्या है? हमारी मातृभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं है ना, लेकिन मातृभाषा जब हिंदी है तो हिंदी को थोड़ा सा इंग्लिश में ट्राई करो, थोड़ा ट्रांसलेट करने का। अब ह्यूमन सेंसस लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य जनगणना। इतना तो लिख सको ना आप, थोड़ा सा लिख करो भाई। तो लिखो 10 ईयर पर, 10 ईयर प्लान पर। और एनिमल्स काउंटिंग कितने साल पर है जनगणना? अभी तो बताया भैया, एनिमल्स लिखेंगे हम इतना भैया जी 5 ईयर प्लान पर। क्लियर इतनी बात? तो जो जनगणना है इसमें बताओ तुम मुझे, जो जैन धर्म है 2011 के अनुसार, क्योंकि 2011 में हमारी क्या हुई थी? जनगणना। और 2011 से बाद में 21 में होनी थी। अब 21 और भैया जी कोरोना आ गया था 21 में। तो अब कोरोना की महामारी की वजह से हमारे भारत में सेंसस नहीं हो पाया, क्योंकि उस दौरान क्या थी, हमारी सब सेफ, अपने घर सेफ जोन बना रखा था। इसलिए अब जो हमारी जनगणना होगी वो आगामी होगी। कुछ ट्राई करा गया था ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन प्रीफर नहीं निकल गया था आंकड़े। तो इसके बाद में हमारी जनगणना आगामी होगी, लेकिन आंकड़े कौन से बैठेंगे? लास्ट ईयर के आंकड़े भैया 2011 के। परीक्षा में कौन से? 2011 के। तो बताओ 2011 में जैन धर्म कितने परसेंट था? तो जैन धर्म लिखेंगे जी भैया। बौद्ध धर्म लिखेंगे, हाँ जी, बौद्ध धर्म भी तो है, महात्मा बुद्ध जैसे। तो बताओ फिर सिख धर्म लिखेंगे, सिख धर्म। तो बताओ कितने सेंसस निकल कर आ? तो लिखो बच्चा इसमें, जो जैन धर्म है वो है 0.4%, जो बौद्ध धर्म है वो है 0.7%, जो सिख है हमारे वो कितने हैं? 1.7%। क्लियर इतनी बात? तो 0.4 कौन? जैन। 0.7 कौन? बौद्ध। और 0. नहीं भैया 1.7 कौन है? फिर सिख धर्म। इतनी बात क्लियर हुई? तो इसके बाद बताओ जो ह्यूमन जनगणना 10 ईयर पर और एनिमल्स 5 ईयर पर, ये तीनों समझ आए? आगे भैया आगे। तो फिर आप मुझे बताओ भारत में सबसे पहले जनगणना किसने करी थी? भैया जनगणना तो हुई थी, पढ़ तो रखा सेंसस, लेकिन अनियमित तरीके से हुई थी। तो लिखो साइड में, लिखो यहाँ पे लिखो, भारत में अनियमित जनगणना। अब भैया अनियमित क्यों बोल रहे हो आप? बच्चा इसमें जितने भी आंकड़े थे ना वो निकल कर नहीं आए थे, क्योंकि 1872 की वो घटना है जिसमें तमाम हमारे आंकड़े निकल कर नहीं आए। उसे नियमित की जगह क्या नाम दे दिया गया था? अनियमित।
तो अनियमित जनगणना किसने कराई? लिखो, लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने कब? 1872 में। अब भैया लॉर्ड नहीं लिखने क्या, क्योंकि लॉर्ड, अरे भैया लॉर्ड मीन्स तो भगवान जी हो गए, लॉर्ड कृष्णा लिख सके, लॉर्ड शिवा लिख सके, लेकिन क्या ये अंग्रेज ये भगवान थे क्या हमारे लिए? नहीं भाई, ये भगवान नहीं थे। इन्होंने हम पर ना बहुत अत्याचार करे, जितने हमारे बड़े बुजुर्गों माता बहनों पर बहुत अत्याचार करे। किसने? इन्होंने। तो इन्हें लॉर्ड अपने नोट्स में ना एक बार लिख दो, इसके बाद क्लास में लॉर्ड नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो लॉर्ड को काट देना से देख तो लॉर्ड नहीं तो सिर्फ क्या थे? मे होते। तो अनियमित जनगणना किसने करवाई? भैया जी मेयो ने 1872 में। इसके बाद लिखो तो फिर नियमित भी तो हुई होगी। हाँ बच्चा, नियमित भी हुई। ये रफ करवाना पड़ रहा बच्चे, पीडीएफ लग रही है, अगले पेज पर नहीं जा सकते, यहीं लिखवाना पड़ेगा। तो लिखो नियमित जनगणना। नियमित जनगणना। तो बताओ लॉर्ड लिखना सही है गलत है? फिर भैया गलत है लॉर्ड लिखना, तो क्योंकि भगवान तो नहीं है ना हमारे, अत्याचार हम पर हुआ था। हाँ जी हुआ तो था। तो फिर बताओ आप मुझे नियमित किसने करवाई? तो लिखेंगे किसने? अब लॉर्ड मत लिखना, फिर भी काट दो लिख के भैया, लॉर्ड रिपन ने। किसने? रिपन ने कराई। और रिपन ने कब करवाई? तो लिखो 1881 में। इतनी बात समझ आई? जितनी जनगणना है सेंसस है, मैं आपको बताऊं, अब पूछेगा जो 2011 में जनगणना हुई वो हमारी जनगणना कौन से नंबर की? तो बच्चा शुरुआत से तो हमारी 15वीं जनगणना है, लेकिन आजादी आजादी के बाद में हमारी कौन सी? 7वीं सेंसस है। तो बताओ मुझे कुल जनगणना कितनी है हमारी अभी तक? तो कुल कौन से नंबर की है? ये कौन से क्रम की है? तो लिखेंगे कौन सा क्रम है इसका? भैया क्रम तो बताओ ना फिर। क्रम है इसका बाबू 15वीं जनगणना। और क्या नारा दिया गया था? थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा अधिकार। क्या? हमारी जनगणना हमारा अधिकार। इसके बाद में लेकिन आजादी स्वतंत्रता के बाद में कौन सी जनगणना? स्वतंत्रता के बाद में भाई 1947 को भारत आजाद भी तो होगा था, हमारी भारत माता आजाद भी तो दिलाई थी हमें। हाँ जी, जब पीटी नेहरू पीएम थे। तो आज स्वतंत्रता के बाद में कौन सी बच्चा? 7वीं जनगणना। 7वीं जनगणना। इसका मैंने बताया ना आपको, थीम क्या बताई? एक आदर्श वाक्य निकल रहा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लिख लो, क्या नारा दिया था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कोई आपसे पूछने लगे लेकिन जो आधुनिक जनगणना है वो सबसे पहले कब हुई? तो आपका जवाब होना चाहिए भैया 1951 में आधुनिक जनगणना हुई हमारी। कब? 1951 में। तो 2011 में हुई, लेकिन पूछेगा 2011 में जब जनगणना हुई थी तो आयुक्त भी तो हो गए, कोई आयुक्त कमिश्नर भी तो हो गए। तो लिखो फिर, इसे रफ कर दे, लिखते रहिए भैया जी ऊपर को भी। डाटा पूरा मिलेगा मेरे भाई, विश्वास करके पढ़ो बस, ठीक है? आप लोगों की साथ आप लोगों का एक जिम्मेदारी जो मैंने निभाई है ना, अपने बड़े भाई या अपना छोटा भाई कैसे मान लो, लेकिन भाई बहन ही बोलना आपस में। हम सब कोई सर कोई ऐसी फीलिंग नहीं होगी, सिर्फ एक भाई और बहन नाते वाली होगी। तो बताओ 2011 की जनगणना में, 2011 की जनगणना में आयुक्त कौन थे? आयुक्त कमिश्नर कौन थे? लिखो, सी चंद्रमौली। इंपोर्टेंट है मेरे भाई, नोट्स में इंपोर्टेंट लिख दियो अपने। 2011 की जनगणना में कौन थे? सी चंद्रमौली थे। इतनी बात समझ आई? वो नियमित किसने? 81 में रिपन ने कराई। तो बताओ हिंदू 79.8% है 2011 में। मुस्लिम कितने? भैया जी मुस्लिम 14.2 है, और हिंदू हो गए तो ईसाई कितने? 2.3, और जैन बताए थे 0.4, और बौद्ध बताए थे 0.7, और सिख बताए थे 1.7। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाए? तो विश्व खाद्य दिवस, बताओ आप मुझे, विश्व खाद्य दिवस कब सेलिब्रेशन होता है? बताओ सेलिब्रेशन कब होता है इसका? भैया जी पेन बार बार चेंज करना पड़ रहा। हाँ बच्चा, पेन चेंज करना पड़ रहा। तो बताओ विश्व खाद्य दिवस कब सेलिब्रेट हो गए? डेट डे फिक्स है आपके एग्जाम में, जितने डे है ना
12th मंथ में, वो सब कवर आपका भाई करा देगा। फ्री ऑफ माइंड से बस ना क्लास लेते रहो और विश्वास निभाओ साथियों। ठीक है, आओ तो फिर विश्व खाद्य दिवस बताओ आप मुझे। 16 अक्टूबर को मनाया जाए। कब मनाया जाए बाबू? 16 अक्टूबर को। तो कुछ इंपोर्टेंट डे लिख रहे हैं अक्टूबर के, लिखो। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस। क्लियर इतनी बात? इसके बाद लिखो 2 अक्टूबर को विश्व, मतलब इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय है बच्चा, विश्व अहिंसा दिवस। और अहिंसा क्यों अपनाई थी महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी के द्वारा एक स्लोगन नारा दिया गया था, अहिंसा अहिंसा। तो अहिंसा यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म भी तो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। तो बताओ विश्व अहिंसा दिवस। इसके बाद में आप मुझे बताओ भैया जी 5 अक्टूबर क्या है? लिखो इंटरनेशनल शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, लिखो 8 अक्टूबर, लिखो वायु सेना दिवस। एयरफोर्स डे, वायु सेना दिवस। लिखो। इसके बाद 31 अक्टूबर एकता दिवस। एकता, संगठित रहो, किसने बोला था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात की 93 रियासतों की शख्सियत सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि किसने दी थी? भैया जी बारदोली की महिलाओं ने तो दी थी गुजरात में। और इनकी ना पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी यूनिटी स्टेच्यू भी तो है, इनकी मूर्ति कौन सी नदी पे है? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, इतने में क्वेश्चन लिखो, जवाब आना चाहिए। एकता दिवस क्यों बनाया जा? एस पटेल, लिख लो पूरा, सरदार पटेल। क्योंकि भैया जी कौन सी नदी पूछी थी? नर्मदा नदी पर है। कौन सी? नर्मदा। 182 यूनिट स्टैच्यू की सबसे बड़ी मूर्ति है। और हाल ही में ना अभी परसों ना उनकी डेथ होगी, जिन्होंने वो मूर्ति बनाई थी ना, स्ट्रक्चर तैयार करा था, उनकी डेथ होगी परसों। इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली। ओके, करंट का क्वेश्चन है। तो बताओ आप मुझे, 15 अगस्त का सबको पता है? हाँ भैया आजाद हुए थे हम 15 अगस्त को। तो अक्टूबर के डेज समझ आया? और लिखो, थोड़े से लिख लो इधर, इधर लिखो, आप लिखो भैया जी, लिखो फिर मई लिख लो, मई के डेज। लिखो प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। लिखो परमाणु दिवस। कब भैया? 11 मई। और इस दिन अपना बर्थडे भी है, ठीक है? तो 11 मई, इतनी बात समझ आई? इसके बाद लिखो, के बाद नर्स दिवस। नर्स दिवस कब को भैया? नहीं भैया जी 13 नहीं, 11 के बाद तो 12 होगा, तो 12 मई। नेक्स्ट लिखो जैव विविधता दिवस। क्या बोलेंगे इसे? बायोडाइवर्सिटी डे। कब? 22 का आंकड़ा छू लिया भैया जी, 22 मई। इसके बाद लिखो माउंट एवरेस्ट दिवस। माउंट एवरेस्ट दिवस, एवरेस्ट डे कब? 29 मई। और बताओ, आप मुझे बताओ विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जा? तो क्या बोलोगे भैया? 31 मई। लिख लो विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कब भैया? कब को? जल्दी बताओ भैया जी। 30 मई।
क्लियर इतनी बात? तो इंपोर्टेंट डेज थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 5। सिग्मो त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित राज्यों में मनाया जाता है। कौन से राज्यों में मनाया जा? सिग्मो महोत्सव, सिग्मो कहाँ पे, किस राज्य में बताओ? मणिपुर? अरे नहीं भैया, मणिपुर से तो कोई मतलब ही नहीं हमारा। अरे पेन सही चल रहा है, चेंज करे बताओ। भैया जी कर्नाटक, नाटक थोड़ी करेंगे वहां, नहीं ये नहीं हो सकता। और बताओ बिहार? बिहार से नहीं है तो बताओ ना फिर, गोवा से। कौन सा? गोवा से। तो सिग्मो महोत्सव किस राज्य से मनाया जा मेरे भाई? गोवा राज्य से मनाया जा सिग्मो महोत्सव। अब गोवा में कुछ और भी फेमस लिखवा दो भैया, तो लिखो फिर मेरे भाई, गोवा से कौन कौन से फेमस है लिखो। गोवा से लिखो सनबर्न, बड़ा फेमस है भैया, सनबर्न पूछा जा। सनबर्न महोत्सव कहाँ मनेगा? गोवा में। इसके बाद में और बताओ कौन सा? भाई जी लाओ, कौन सा? साओ जाओ, क्या बोलेंगे? साओ जाओ, आओ जाओ नहीं, साओ जाओ। तो साओ जाओ कहाँ? भैया जी गोवा में जाऊंगे साओ जाओ को। तो और बताओ कौन सा हो सके? भैया अंगूर खाने भी तो गोवा में जाएंगे हम, ग्रेप्स फेस्टिवल, अंगूर महोत्सव कहाँ पे? गोवा में। लिखो अंगूर महोत्सव, अंगूर महोत्सव कहाँ पे? गोवा में। और बताओ भैया जी, और तो मांडो उत्सव, मांडो नृत्य कहाँ का है? ये भी तो गोवा का। जो गोवा है, अब गोवा पर किसने कब्जा करा था? पुर्तगालियों का कब्जा था यहाँ पे। कौन थे गोवा में? पुर्तगाली थे पहले। तो आप मुझे बताओ कर्नाटक से, कर्नाटक में क्या फेमस है भैया जी? कौन सी? भैंसा दौड़ है। कौन सी? भैंसा दौड़ फेमस है यहाँ पे। तो भैंसा दौड़ क्या बोल देंगे? कम्बालू बोल देंगे उसे। बिहार से बिहुआ, क्या बोल देंगे? बिहुआ, अरे बिहुआ। तो बिहार से बिहुआ। मणिपुर से, मणिपुर से बताओ। चार बहनें थी मणिपुर से, चारों के नाम लिखवा रखे पिछले नोट्स में, और गुरु जी भी थे उनके दो। तो चारों बहनों के नाम दर्शना, नयना, अपनी सीट पर बोलो बैठकर जहां बैठे हो, दर्शना, नयना, सुरवना और रंजना। गुरु कौन थे? गुरु, गुरु विपिन सिंह थे। और एक गुरु और भी तो थे सेकंड वाले, गुरु अमली सिंह थे। तो लिखो झावेरी बहनें, झावेरी बहनें। पहला नाम दर्शना, दूसरा नाम नैना। अब दर्शन होंगे तो नैन तो मिलेंगे ही फिर तुम्हारे। अब नैन मिलने पे क्या भैया जी? अट्रैक्शन होगा। तो तीसरा दर्शन नैना, और सुर ताल बजेगी फिर तो सुरवना। हेलो, ऐसा होगा फिर? हाँ जी, आओ सुरवना। और फिर तुम ढोल मजीरों पर डांस करोगे रंजना। तो क्लियर, ऐसे याद रख सको, अपनी अपनी ट्रिक है भाई। तो समझ आया? गुरु कौन थे? गुरु बताओ, लिखो गुरु, गुरु लिखो मेरे भाई, विपिन सिंह। विपिन सिंह है, विपिन नहीं विपिन सिंह है, लिख रहा बोर्ड पे, ठीक है? विपिन सिंह। सेकंड वाले कौन थे गुरु? लिखो अमली सिंह, अमली। बिहार से समझ आया? बिहुआ, भैंस दौड़, ठीक है? झावेरी बहने कहां से है? मणिपुर से। झावेरी बहने मणिपुर से। दर्शन आयना, सुरवना और रंजना। और यहाँ पे सनबर्न महोत्सव गोवा में, साउजो गोवा में, अंगूर महोत्सव कहाँ पे? गोवा में, मांडो गोवा में। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पता है अपना ना बच्चा बार बार निकल रहा है यार, तुम सब ना अपने भाई बहन हो, और टीचर वाली कोई फीलिंग नहीं रहनी चाहिए, घर जैसी फीलिंग आनी चाहिए आप और हम में। क्योंकि एक टीचर जो सर बोल रहे हैं ना, वो अपनी फीलिंग नहीं आती। जितने मैंने पढ़ाऊ ना ऑफलाइन ऑनलाइन, एक भाई नाता सबसे, एक घर वाली फीलिंग देता है। तो आप सब भी भाई बहन जो भी मुझे देख रहे हो, तो भाई बोला करो। आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे आप। तो बताओ ना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जी। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिक गतिविधि के उदाहरण हैं? क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे आर्थिक क्षेत्र में तीन गतिविधि हुई। एक कौन सी? प्राइमरी सेक्टर। एक कौन सी सेकेंडरी सेक्टर, और एक टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक, तो कौन सा है भैया जी उदाहरण उसका? तो लिखेंगे उदाहरण है उसका भैया, उदाहरण कौन सा होगा निकल कर? जल्दी बताओ भैया जी, उदाहरण आवा निकल कर, उदाहरण कौन सा? अरे भैया कलर चेंज कर रहे हैं। उदाहरण आवा वानिकी। कौन सा? वानिकी। अब वानिकी से क्या मतलब है लिखो, साइड में लिखो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। एक लिखो द्वितीय क्षेत्र,
एक लिखो तृतीय क्षेत्र। प्राइमरी में क्या होगी, याद रख लियो बच्चों, कृषि, किसान, यानी कृषि जो हमारी फार्मिंग है ना, वो सब किस में आओगी, हमारी प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आओगी। इसके बाद आप मुझे बोल द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा, उद्योग, उद्योग इसमें द्वितीय क्षेत्र में, समझ आया। और तृतीय में क्या होगी हमारी, बैंक सेवाएं, बैंक सेवाएं होगी। और बैंक सेवाएं के साथ में भैया जी हमारे स्कूल आएंगे, स्कूल के साथ में हमारे हॉस्पिटल आएंगे। क्या भैया, हॉस्पिटल आएंगे, कितने हॉस्पिटल आएंगे। ये हमारे कुछ क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, यानी कि जितने भी हमारी हार्वेस्टिंग है, जितने भी हमारी क्रॉप सीड्स, यानी कि जो किसान से रिलेटेड बात है, वो सब हमारी किस में आएगी भैया जी, प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय में उद्योग। अब उद्योग नगरी क्या भैया, स्टील की कोई फैक्ट्री है ना, अब लोहे आयरन की कोई फैक्ट्री, वो सब उद्योग नगरी में तो जाओगी। हाँ जी, ये सब उद्योग में तो है। तृतीय में कौन सा भैया, थर्ड में बता दो, टर्सरी में बता दो, क्या बोल देंगे, इसे लिख लो फर्स्ट प्राइमरी, इंग्लिश में लिख लो प्राइमरी, ये लिख लो सेकेंडरी, फिर लिख लो टर्सरी। क्लियर है। तो कौन सा है वानिकी, जो भी हमारा फॉरेस्ट रिलेटेड है, जो प्राथमिक क्षेत्र में, इसने पूछा था प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा, तो वानी क्या होगा, तो कृषि रिलेटेड बात हुई ना हमारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बताओ मौलिक अधिकार। अब चलता है संविधान में, मैंने बताया ना हमारे नोट से ना आपको एकदम थ्योरी वाली फीलिंग आएगी, जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना, थ्योरी वाली फीलिंग, ऐसा महसूस करोगे थ्योरी चल रही हो, क्योंकि भाग 1 लिया, फिर भाग 2 लेंगे, भाग 3। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, क्या बोलेंगे भैया जी, फंडामेंटल राइट, कौन से भाग में हमारे, जल्दी बताओ एक बार भैया जी, भाग लिखो ना फिर। ये भाग हमारे 3 में है, इसमें भाग 3 में। अब भाग 3 में तो है, इसे क्या बोल लेंगे भैया, इसे बोल लेंगे हम क्या, इसे बोल लेंगे क्या, फंडामेंटल राइट। तो आओ फिर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। अब जो फंडामेंटल राइट है, आप मुझे बताओ, फंडामेंटल राइट है जो भाग 3 है, इसमें कहां से कहां तक है, लिखो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार का मतलब है कि आपने बोला भैया जी, आपने बोला भैया जी मैं तो सुबह को घूमने जाऊंगा अपने घर से, और भैया तुम सुबह सुबह घूमने चल दिए, तुम्हारा मौलिक अधिकार है। तुमने बोला भैया मैं तो 9-9 बजे अपने घर लेट जा रहा हूँ, तो मौलिक अधिकार तो है, लेकिन फिर तो भैया जी घर में कुटाई भी तो होगी माता पिता के द्वारा, अगर लेट जाओगे तुम, है ना, कुछ मौलिक अधिकार का क्या हो जा, हनन हो जा, वो भी कहाँ पे, अपने घर में हनन हो जा। तो ठीक है ना, मौलिक अधिकार बचाए रखो अपने। तो आओ फिर बताओ, आय का अधिकार कौन सा नहीं है, पूछा दे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट बात, समानता अधिकार है, हाँ जी समानता का अधिकार है, तो हमारा आर्टिकल कहां से कहां तक है बाबू, आर्टिकल 14 से 18 तक है भैया। और बताओ धर्म का अधिकार, हाँ जी धर्म का अधिकार है, आर्टिकल कहां से, 25 से, जल्दी बताओ 25 से कहां तक है, 25 से कहां तक, 28 तक है भैया जी, 25 से 28 तक है। इसके बाद हम बताओ शोषण के विरुद्ध, हाँ जी कहां से भैया, आर्टिकल 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 23 से 24 तक है हमारा। इतनी बात समझ आई। तो कौन सा नहीं हुआ भैया जी, ये नहीं हुआ, कौन सा, फर्स्ट वाला ही तो नहीं हुआ। तो मुझे बताओ कौन सा नहीं हुआ, ये वाला, कौन सा नहीं है ये, और सब है। हाँ जी समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में है। अरे देखो ना बच्चा, 12 से 35 के बीच आ रहे हैं ना ये, तो आ रहा भैया 14 से 18 आगा भैया, 12 से 35 के बीच, 25 से 28 भी आगा, और 23 से 24 भी आगा। तो ये तीनों हमारे मौलिक अधिकार है। लेकिन कौन सा नहीं है, आय का अधिकार, यानी कि आय रिलेटेड कोई भी सोर्स हमारे फंडामेंटल राइट में मौजूद नहीं है, क्योंकि भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 बोलता है कि भैया हमारे तो सिर्फ 12 से 35 तक ही है। इतनी बात समझ आई। तो मौलिक अधिकार अगर मैं पूछूं आपसे, किस देश से लिए हमने, क्योंकि हमारे देश में मैं आपको बताऊं, सोर्स जो स्रोत लिए गए, कई देशों से स्रोत लिए गए। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जब एक मुहिम स्टार्ट कर रहे थे, तो 60 देशों की एक सूची तैयार करी गई थी, जिनमें से 60 देशों के नाम लिखे गए थे।
और 60 देशों के नाम लिखने के बाद एक सूची तैयार हुई थी कि हम अपने संविधान में इन इन देशों से कुछ ऑब्जर्व अपने लेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन 60 देशों में से जब सूची तैयार, लिस्ट तैयार हुई प्रॉपर, तो उसमें 10 देशों के नाम आए थे। और 10 देशों को मैं बताऊं, जैसे हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार नाम है, ये किस देश से लिया गया, तो लिखेंगे भैया यूएस से। कहां से? यूएसए से। बोले तो अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। अब जो सूची तैयार हुई 10 देशों में अमेरिका थे, हाँ जी, कनाडा था, हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका था, और भैया जी ऑस्ट्रेलिया, और कौन? फ्रांस, ब्रिटेन, कुल मिलाकर हमारे कितने थे? आयरलैंड समेत 10 देश थे जिनने हमने सोर्सेज लिए, रिसोर्सेज लिए अपने संविधान में कुछ ना कुछ। जैसे हमने राष्ट्रपति का पद लिया, तो वो उपराष्ट्रपति का पद लिया, तो वो भी अमेरिका से लिया। तो लिख लो, हमने अमेरिका से क्या क्या लिए? अमेरिका से। लिखो भैया, क्या लिखेंगे? उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया? अमेरिका के सोर्स से। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, कहां से लिया? अमेरिका से। अब बच्चा, महाभियोग का मतलब समझ लो। इस महाभियोग का मतलब है किसी भी व्यक्ति को उसकी गरिमा, उसके पद से हटाने की बात। तो महाभियोग का मतलब क्या हुआ? उसको पद से हटाना। तो महाभियोग कहां से लिया? अमेरिका से। किसको? राष्ट्रपति को हटाने की बात। और इसके बाद में प्रस्तावना कहां से ली? प्रेमबल हमने अपने उद्देश्य का, भैया अमेरिका से। और बताया तो, और क्या लिया हमने? मौलिक अधिकार लिए अमेरिका से। क्या लिए? फंडामेंटल राइट लिए। ये कुछ सोर्सेज हमारे अमेरिका से लिए गए। क्लियर इतनी बात? तो बताओ मौलिक अधिकार कौन सा? आय का अधिकार कोई नहीं है। और आर्टिकल 14 आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषित करता है? कौन सा बाबू? राज्य को परिभाषित करता है। अब राज्य क्या? अब राज्य किसमें है हमारा? बताओ मुझे, राज्य किसमें? राज्य हमारा आर्टिकल आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा किसमें? आर्टिकल 12। तो मैं कुछ आर्टिकल पूछ रहा, पहले तो आप मुझे 16 बता दो, 16 में क्या है? लिखो, लोक नियोजन। लोक नियोजन। अब इस लोक नियोजन से क्या मतलब है कि जो हमारा नियोजन, लोक नियोजन, नियोजन यानी कि इससे मतलब है जो हमारे नौकरी का अवसर हमें प्राप्त हुए, इसमें सभी की समानता रहनी चाहिए। कोई वर्ग, कोई समुदाय का बंटवारा ना हो, सभी अवसर समान हो, किसी भी तरह के भेदभाव ना हो। इसी आर्टिकल 16 बोलता है। इसके बाद में आर्टिकल 22 क्या बोलता है? गिरफ्तारी संरक्षण। गिरफ्तारी संरक्षण कौन सा बोलता है? आर्टिकल 16 बोलता है। इसके बाद में आप मुझे बताओ, आर्टिकल 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का, अब तुम गांव में हो भैया जी, और गांव में आपने देखो, मान लो कोई पुलिस में नहीं है, उसे क्या बोलते? दीवान जी बोलते हैं। अब मान लो वो तैयारी कर रहा था काफी समय पहले, किसी कारणवश उसकी जॉब नहीं लगी भाई, हालात हो सके, कुछ भी हो सके ना दोस्त, और उसे गांव में चिढ़ाने के लिए बोलता है दीवान जी। तो उस जो दीवान जी उपाधि दी गई, वो उपाधि दी गई ना दी गई? तो आर्टिकल 18 बोलता है आप किसी भी जातिगत, किसी भी नाम के ठहराव में उपाधि नहीं दे सकते किसी व्यक्ति को। अब कोई मान लो सैन्य में है, आर्मी में है, उसे बोल देंगे फौजी, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई उस चीज में नहीं है और उसे कोई ऐसी उपाधि देता है, तो वो बाध्य होगी। आर्टिकल 18 उसे समाप्त करता है, आप पर फिर कार्रवाई होगी। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखवा रहा है, लिखो। मौलिक अधिकार मैंने बता दिया 12 से 35। लिखो आर्टिकल 14। लिखो, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कि जो हमारा कानून रहेगा वो सभी के लिए बराबर रहेगा। कोई किसी भी जातिगत भावना है, कोई एससी का है, कोई ओबीसी का है, कोई एसटी का है, या कोई जनरल में, सभी के लिए कानून क्या होगा? वो समान होगा। तो विधि की समक्ष समानता। इसके बाद आप मुझे बताओ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बोलता है धर्म जाति लिंग। किसी धर्म जाति लिंग के साथ, फैन भी हैंग कर रहा भैया सर्दी में, तो धर्म जाति लिंग के साथ भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 होगा। 17 लिखो,
आर्टिकल 17 लिखो। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। अब अस्पृश्य से क्या मतलब है भैया जी? जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत कर रखा। आप भेदभाव नहीं फैला सकते किसी भी जाति का। 18 होगा, 19 लिखो। आर्टिकल 19 वाक् अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वाक् अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। और 19 में 5 ओपन करवा के लिखवा रखे ना, 5 इसके अंदर ABCD वो लिखवा रखे मैंने। वाक् अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सको। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद में आप मुझे बताओ आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्या बोलता है? दोष सिद्धि का अधिकार। अब जो दोष सिद्धि का अधिकार है, दोष सिद्धि का अधिकार किसमें भैया जी? आर्टिकल 20 में है। इतनी बात समझ आई। इसके बाद आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष है? जो उप समिति है, यानी कि जो हमारे संविधान में कुछ समिति बनाई गई थी, हाँ जी, जैसे सरदार पटेल वाली समिति थी। इसके बाद में आप मुझे बताओ एक प्रारूप समिति भी तो बनी थी। हाँ भैया, प्रारूप समिति किसने बनाई थी? बताओ मुझे जल्दी से। भैया प्रारूप समिति बनाई थी किसने? BR अम्बेडकर ने। तो प्रारूप समिति तो इसने बोला मौलिक अधिकार समिति के कौन थे भैया? JB कृपलानी। कौन? JB कृपलानी। और इनकी वाइफ का नाम क्या था? सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। सेम भारत की महिला मुख्यमंत्री इनकी क्या थी? वो वाइफ थी। और आपको एक कहानी बताऊं, जो इनकी वाइफ थी, लिख लो पहले तो, क्या थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। अब सुचेता कृपलानी को भैया जी प्रेम हो गया JB कृपलानी से, और प्रेम हुआ, और इनसे ये 25 वर्ष बड़े थे। सुचेता कृपलानी से JB कृपलानी 25 वर्ष बड़े थे, लेकिन प्रेम, प्रेम तो प्रेम है फिर। और भैया इनसे प्रेम हुआ और इनसे इनकी शादी होगी। तो कितने साल बड़े थे? 25 साल बड़े। अब सुचेता कृपलानी जो थी यूपी की पहली CM बनी, द फर्स्ट CM ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन भैया? महिला, महिला CM पहली है। तो लेकिन भारत में भैया, भारत में भी, हाँ जी, भारत में भी यही है पहली महिला CM। तो राज्यपाल कौन है पहली? सरोजिनी नायडू। वो भी उत्तर प्रदेश से ही है, हाँ जी, 1947 से 1949 तक बनी। इसके बाद में बताओ अबुल कलाम आजाद, पहले शिक्षा मंत्री। अरे मजा आ रहा, नहीं आ रहा है तो बोल दो एक बार, लगना चाहिए यार, मेहनत चल रही तुम्हारे लिए, और भाई रिजल्ट के लिए चल रही, लगना चाहिए कि तुम एक जागरूक जागरूक छात्र हो। तो बताओ आप मुझे पहले शिक्षा मंत्री कौन भैया? पहले शिक्षा मंत्री तो थे अबुल कलाम आजाद। और इन्होंने ना बच्चे भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था, लेने से मना कर दी थी। किसने? पूछेगा अबुल कलाम आजाद ने। क्या इन्हें बाद में चल के मिला भैया भारत रत्न? हाँ जी, बाद में चल के तो भारत रत्न मिला इन्हें, लेकिन शुरू में मना कर दी थी। हाँ जी, और बच्चे सबसे कम उम्र के, यही अब्दुल कलाम सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने थे? 1923 में। क्योंकि 1924 में क्या हो लिया था? बेलगांव अधिवेशन। 1925 में क्या? कानपुर अधिवेशन। तो 24 में बेलगांव अधिवेशन किसने करा था भैया? महात्मा गांधी जी ने। और 1925 में कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू ने करा था। तो 1923 में कौन बने भैया जी? अबुल कलाम आजाद। सरदार पटेल के बारे में बताओ थोड़ा सा मुझे आप। तो बताओ बच्चा, ग्रीन से लिख ले, सरदार पटेल के बारे में लिखो, लिखो लिखो। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह करा। पूछेगा बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। अब जो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ, पूछेगा सरदार पटेली 31 अक्टूबर को इनके ऊपर दिवस मनाया जा।
और ये ही 93 रियासतों के राजा एक फादर कहे जाते थे। इतनी बात समझ आई। लिखो एक क्वेश्चन लिखो जो क्वेश्चन बारंबार बने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और भारतीय संविधान के फादर भी तो यही है भैया, बी आर अम्बेडकर ही। हाँ जी, भारतीय संविधान के फादर कौन है? बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर जो प्रारूप समिति बनी थी, इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो लिखो सदस्य, मेंबर लिखो बच्चा। 7 मेंबर थे। अल्लादी कृष्ण अयंगर और चिन्ना स्वामी अयंगर, जितने भी नाम है ना, सब भगवान के ऊपर नाम है इनके, वही लर्न करा देंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तो बताओ कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। जो के एम मुंशी थे, अबुल कलाम हो गए, हाँ जी। तो जे बी कृपलानी क्या थे भैया? मौलिक अधिकार उप समिति, बारंबार परीक्षाओं बने, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लाइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? फ्लाइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर की है फ्लाइंग इट माई वे। तो बताओ युवराज सिंह की कौन सी फिर? लिखो, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो बताओ सुनील गावस्कर की कौन सी? भैया जी, सुनील गावस्कर की कौन सी? और जवाब आना चाहिए तुम्हारा कौन सी? सनी डेज। तो आओ फिर सनी डेज। सनी डेज किसकी है? भैया जी सुनील गावस्कर की। तो बताओ ना फिर साइना नेहवाल की कौन सी? अरे भैया जी सर्व टू विन। सर्व टू विन। और चर्चित किताब लिखवा दे आपको तो बताओ एक बार स्पोर्ट्स की बुक। तो लिखो अपने नोट्स में, साइड से रफ करते हैं हम आपका। तो लिखो फिर एक बार इंपोर्टेंट बुक्स। नोट्स बना करो भैया, वीडियो पीछे करके देख लियो। इंपोर्टेंट बुक्स लिख लो कुछ। तो बताओ बिलीव किसकी? बिलीव किसकी? सुरेश रैना की। सुरेश रैना। बताओ द सेंचुरी इज नॉट ऑफ किसकी? द सेंचुरी इज नॉट ऑफ किसकी? द सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी? इनफ इनफ इनफ, हटो, इनफ। तो किसकी है? बताओ आप मुझे भैया जी। इसकी सौरव गांगुली। सौरव गांगुली। तो बताओ तुम मुझे इसके बाद में गोल किसकी? मेजर ध्यानचंद की। तो बताओ मुझे तुम इतनी बात समझ आई। इसके बाद में आप मुझे बताओ जो हमारी चर्चित किताब है, इसके बाद अशूट एट हिस्ट्री बताओ। अशूट एट हिस्ट्री बताओ इसकी? अभिनव बिंद्रा की। इसकी अभिनव बिंद्रा की बुक है। और चर्चित बताओ कोई सी? भैया जी और तो बताओगे, तो बताओ ना फिर जल्दी से। तो लिखेंगे भैया जी किस किसकी? तो और चर्चित बुक लिखो, ये प्लेइंग टू विन है बच्चा, ठीक है। इसके बाद लिखो आप मुझे बताओ बैड बॉय किसकी? बैड बॉय किस किसने सुना नाम मूवियों में? बैड बॉय कौन कह रहा था ऐसे? अरे देखी ना तुमने मूवी, जल्दी बताओ। स्माइल मत करो, जल्दी बताओ बैड बॉय किसकी है? बैड बॉय है गुलशन ग्लोवर की। किसकी? गुलशन ग्लोवर की। लिखो गुलशन ग्लोवर। गुलशन ग्लोवर की। देखा मूवियों में कैसा कर रहा था? बैड बॉय कर रहा था ऐसी, देखी है तुमने? काम से शाखा। आओ फिर बैड बॉय। इसके बाद आप मुझे बताओ गोल्डन गर्ल किसकी? ओ माय गॉड, गोल्डन गर्ल किसकी बच्चों? लिखो मेरे भाई कि किसकी, जल्दी बताओ। गोल्डन गर्ल अपने नाम नहीं याद आ रहा, जल्दी बताओ। भैया पीटी उषा की है। किसकी? प्रेमिल उषा की है। पीटी उषा, प्रेमिल टेकर उषा, प्रेमिल उषा, पीटी उषा। तो बताओ गोल्डन बॉय किसकी? भैया अपने नीरज चोपड़ा, अपने नीरज चोपड़ा की। हरियाणा वाले नीरज चोपड़ा। कहां से? हरियाणा से। इतनी बात समझ आई। और बताओ मुझे वो बुक, जल्दी बताओ भैया जी। और लिखो ना फिर किसके लिखे बताओ।
इसकी इसकी अनगार्डेड, बड़ी चर्चित बुक है भैया एसएससी के लिए। अनगार्डेड किसकी? मिताली राज की। किसकी? मिताली राज की। और बताओ तुम मुझे एमसी मैरी कॉम की कोई बुक बताओ, एक बार लगना चाहिए भैया जी मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम। बताओ बताओ कौन सी? अनब्रेकेबल। कौन सी? अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल किसकी? मैरी कॉम की। किसकी है? अनब्रेकेबल मैरी कॉम की। अनब्रेकेबल एमसी कॉम, कोर्ट में लिख रहा है एमसी कॉम, मैरी कॉम। समझ आया? तो मैरी कॉम की कौन सी है भैया जी? अनब्रेकेबल। और बताओ कोई सी लिखो। इसके बाद लिखो, आप लिखो फिर सर्व टू विन। सर्व टू विन लिखो नोवाक जोकोविच की। नोवाक जोकोविच। फिर लिखो फ्लाइंग इट माई वे। लिखो फ्लाइंग इट माई वे। फ्लाइंग इट माई वे किसकी? मिल्खा मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह। इतनी बात समझ आई? तो आंसर क्या होगा हमारा? सचिन तेंदुलकर। ये तमाम बुक से बच्चे अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 11। नई दिल्ली में पहली बार एशियन खेलों की मेजबानी कब हुई? एशियन खेल भैया जी 1947? नहीं भैया, आजाद नहीं हुआ। 54? नहीं जी। और बताओ आप कौन सा हो सके? 1949? कौन सा? 1951 में हुई। कब हुई? 1951 में हुई। तो 1951 में। लेकिन जब मेजबानी हुई पहली बार एशियन गेम की, तो पहली बार एशियन गेम 1951 में। तो विनर कौन था? लिखो विनर। कौन थे जी? जापान। जापान थे। और भैया इसके बाद बताओ भारत सेकंड स्थान पर था। सेकंड नंबर था भारत का। कौन था भारत का? सेकंड नंबर भारत का था। कितने मेडल आए थे टोटल इसमें? टोटल इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? टोटल देशों ने भाग लिया था इसमें। कितनों ने पार्टिसिपेट करा था? या 11 देशों ने। कितनों ने? 11 देशों ने पार्टिसिपेट करा था उसमें एशियन गेम में। अब एशियन गेम कब हुई है जी? कब हुई? 51 में। इसके बाद लिखो सेकंड एशियन गेम। सेकंड एशियन गेम। सेकंड एशियन गेम कब हुए भैया? ये हुए हमारे 1954 में हुए। कब हुए? 1954 में सेकंड एशियन गेम हुए। इतनी बात समझ आई? इसके बाद आप मुझे बताओ जो हमारा पहला गोल्ड मेडल आया था एशियन गेम में वो कौन लाया था? तो क्या लिखेंगे? आओ फिर लिखते हैं 1951 में पहला भारत का गोल्ड। पहला भारत का गोल्ड मेडल। पहला भारत का गोल्ड मेडल कौन भैया जी लाए थे? कौन? जल्दी बताओ एक बार। भैया सचिन नाग। कौन? सचिन नाग। किस खेल से है भैया? खेल नहीं, तैराकी से। स्विमर है भैया, ये तो तैरा है, तो तैराकी से। सचिन नाग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। पहला एशियन गेम में मेडल सचिन नाग का। सेकंड एशियन गेम भैया जी 1954 में हुए। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो इसके बाद आप मुझे बताओ सचिन नाग का तैराकी में पहला गोल्ड मेडल है। विनर कौन रहा था इसमें? जापान। सेकंड पे भारत। कुल देशों ने कितनों ने भाग लिया था? 11 ने। जो 1954 में क्या हुआ था? सेकंड एशियन गेम हुए थे हमारे। कहाँ हुए थे? हेलेस्की में। कहाँ हुए थे? हेलेस्की में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस स्थान के नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ? तो त्रिपक्षीय कौन कौन थे बताओ? अवंती थे? अरे अवंती के राजा नहीं भैया, ये नहीं थे। और बताओ कौन से थे? क्या आपसे पूछूं मैं? कलर चेंज कर लें? बताओ फिर, बताओ बताओ जल्दी बताओ। कौन थे? अवंती नहीं जी। कन्नौज में हुआ था। कहाँ हुआ था? कन्नौज। पानीपत का नहीं जी, ये तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, है ना? ये भी नहीं था। तो कन्नौज में किस किस के बीच हुआ था इसने बोला, देखो यहाँ पे। गुर्जर प्रतिहार होगा वंश, राष्ट्रकूट होगा और पाल वंश। तो लिखो कौन कौन थे इनकी तरफ से राजा। लिखो पाल वंश। पाल वंश। फिर लिखो राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश।
फिर लिखो प्रतिहार वंश। क्या लिखोगे भैया जी, जल्दी बताओ, गुर्जर प्रतिहार वंश लिखो। अब कौन कौन राजा थे इनकी तरफ से, लिखो पहले। यहां से थे धर्मपाल, इसमें पाल वंश के राजा। राष्ट्रकूट से कौन थे, ध्रुव। कौन, चर्चित नाम ध्रुव। वैसे कौन है संस्थापक राष्ट्रकूट वंश के, दंती दुर्ग। तो फिर आप मुझे बताओ प्रतिहार से कौन थे, वत्सराज। वत्सराज। अब इनके बीच में भैया त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। अब तीन वंश थे ना, इसीलिए तो नाम दे दिया गया कन्नौज में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। तो जो इनकी विजय हुई तीन वंश में, वही ती लिखो, वो विजय हुई लिखो। बाद में विजय कौन, बाद में विजय किसकी हुई, प्रतिहार वंश की। तो लिखो बाद में विजय प्रतिहार वंश की हुई। अब जब विजय का टाइम था उस दौरान कौन थे यहाँ पे शासन करने वाले, नागभट्ट सेकंड द्वितीय, ठीक है जी, नागभट्ट सेकंड लिख लो। और इन्हीं नागभट्ट सेकंड ने प्रतिहार वंश की, गुर्जर प्रतिहार वंश की अपनी राजधानी क्या बना दी, कन्नौज को क्या बना दिया था, लिखो कन्नौज को कैपिटल बनाया था अपना, कन्नौज को राजधानी बनाया किसने, नागभट्ट सेकंड ने। तो बताओ कन्नौज क्यों फेमस है भैया, त्रिपक्षीय युद्ध के लिए। और कन्नौज में भैया जी इत्र नगरी है। यूपीएसआई में क्वेश्चन बना 2017 वाली में कि कन्नौज क्यों फेमस है, तो इत्र नगरी के लिए फेमस है। और इसी कन्नौज में क्या भैया जी, गुलाब जल भी तो फेमस है। हाँ जी, गुलाब जल भी फेमस है। क्लियर इतनी बात। तो पानीपत का पता है ना, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इसके बीच, इब्राहिम लोधी के बीच, इब्राहिम लोधी की हार और मुगल सल्तनत की विजय का प्रमाण घोषित हुआ था। तो इसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ आप मुझे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था, क्या कहा था, तो उसने कहा था कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमांडन नहीं करना चाहते, और क्या करना चाहते हैं, बस एक बहरी कानों तक अपनी आवाज को बुलंद करने वाले, अपने नाम का परचम लहराने वाले और सल्तनत में पुकार देने वाले, हमारे चाहते दिलों पर राज करने वाले कौन, भगत सिंह। कौन थे भैया जी, भगत सिंह थे। और भगत सिंह ने क्यों फेंका, तब जो वहां पे विधानसभा में चल रही थी ना, उसमें बम क्यों गिराया था भैया, जो बहरी आवाज थी ना, कानों की उनकी सुनाई नहीं पड़ रहे थे, हमारी आवाज उन तक, किन तक, ब्रिटिश रूल तक, अपनी आवाज को उन तक पहुंचाने के लिए, डिस्प्यूट बिल पास करवाने के लिए, इंकलाब जिंदाबाद के नारे देने के लिए। और वहां पे ना पिंक कलर के इंकलाब जिंदाबाद के पर्चे बांट दिए थे, किसने, भगत सिंह ने। तो बताओ भगत सिंह ने नौजवान सभा कब बनाई, देखो नौजवान सभा 1926 में बनाई। कब बनाई, 1926 में। जन्म कब हुआ था बच्चा इनका, या इनका जन्म तो 1907 में हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मन में एक बात आती है क्या भैया, जब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह दिया जाओ, तो इन्हें भी तो राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ बच्चा, मिलना चाहिए इन्हें भी। तो इसके बाद भगत सिंह, ओके, इसके बाद आप मुझे बताओ, इन्हीं भगत सिंह ने क्या करा था, साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध करा था। अब साइमन कमीशन का विरोध तो करा, लेकिन आप मुझे बताओ जो साइमन कमीशन का विरोध करा, उसमें गो बैक के नारे किसने दिए थे, वो तो लाला लाजपत राय ने दिए थे। लेकिन लाला लाजपत राय ने बोला था कि हम बिल्कुल नरम दल के आदमी हैं, आपको हमारे पीछे रहना है। और भगत सिंह खड़े रहे थे वहां पे, और लाला लाजपत राय पर सिर पर प्रहार कर दिया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजी सल्तनत के द्वारा। और वहां पे फिर उन्होंने बोला था कि मुझ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताबूत की कील घोषित होगी। किसने दिया स्टेटमेंट, ये लाला लाजपत राय ने। तो बताओ साइमन कमीशन का विरोध करा हमारे भगत सिंह ने, हाँ जी विरोध तो करा था। और बताओ 1926 में नौजवान सभा बना दी थी। इसके बाद में इन्हें फांसी कब हुई, जवाब आना चाहिए, लिखो 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई थी। फांसी जब हुई थी तो ये क्या कर रहे थे, एक लेनिन की बुक पढ़ रहे थे। तो इनसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बोले जी लेनिन की बुक कंप्लीट होने पश्चात आप हमें फांसी दे सकते हो। इतनी बात समझ आई। डेट तो 24 मार्च रखी गई थी, लेकिन
लेकिन एक भारतीयों के खौफ की वजह से दल इकट्ठा ना हो जा, उस दल इकट्ठा होने से पहले ही एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। और दोस्त, आश्चर्य की बात तो यह है कि 15 मिनट तक भगत सिंह की नसें फड़कती रही थी, क्योंकि और उसके बाद जिंदा जला दिया गया था भगत सिंह को। तो समझ आया। इसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने कहा, जल्दी बताओ बच्चा। ये जी व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। महात्मा गांधी क्यों प्रसिद्ध है भैया जी? इन्होंने तो क्या करा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसे कहा था अंग्रेजों को? किसने? महात्मा गांधी जी ने कहा था। कब? 1942 में, 8 अगस्त 1942 को कहा था। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत भैया जी यूपी के प्रथम सीएम है। यूपी के प्रथम सीएम, मुख्यमंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भैया, ये तो क्या करा इन्होंने? भैया जी इन्होंने क्या करा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी स्पीड से। भैया जी 1928 में सत्याग्रह करा था, और सत्याग्रह में लिखवा चुका। आपका जवाब आना चाहिए, कौन सा सत्याग्रह था? जल्दी बताओ एक बार। भैया जी बारदुल्ली सत्याग्रह। कौन सा? बारदुल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? भाई नहीं, नहीं है। कौन सा नहीं है? इस नहीं पे ध्यान दिया करो भाई। इस पे, इस नहीं पे ध्यान दिया करो। इसने बोला नहीं है। अब बताओ, क्या हमारी प्रस्तावना में, आपसे जवाब है मेरा, क्या संप्रभुता है? हाँ जी है। क्या साम्यवादी है? हाँ जी है। क्या पंथनिरपेक्ष है? हाँ जी। तो कौन सा नहीं है? साम्यवादी। कौन सा? साम्यवादी। संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष है। तो आप मुझे बताओ, जो प्रस्तावना है इसे इंग्लिश में क्या बोल देंगे? प्रेम्बल। एग्जाम में कुछ भी दे सके, क्या बोल देंगे? उद्देशिका। किस देश से ली हमने? लिखो अमेरिका से, यूएसए से। यूएसए के संविधान से लिया, यूएसए से लिया गया। इनकी भाषा किस देश से ली हमने? भाषा प्रेम्बल की, तो लिखो ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर इतनी बात? जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय बताए? 3 प्रकार के। लिखो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। कितने? 3 प्रकार के। याद करवा दे तुम्हारे। कैसे याद करवाओगे भैया? सैयारा देखी सबने, सैयारा, तो याद करवाओ फिर तुम। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। तो लिखो सैयारा, सैयारा। आओ तो से क्या बना? सामाजिक। आ से क्या बना? आर्थिक। रा से क्या बना? राजनीतिक। तो कितने प्रकार के न्याय हुए? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैयारा। इसके बाद में आप मुझे बताओ, जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की? लिखो प्रस्तावना में, प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की? लिखो जी 5 प्रकार की। इसके बाद में आप मुझे बताओ, समानता कितने प्रकार की प्रस्तावना में? लिखो समानता। समानता है जी 2 प्रकार की। जो प्रस्तावना है उसके मूल ढांचे में हम बदल नहीं सकते, परंतु प्रस्तावना जो प्रेम्बल है उस प्रस्तावना में भाई हम क्या कर सके? हम अमेंडमेंट कर सके। तो लिखो प्रस्तावना के मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन कर सके प्रस्तावना में, लेकिन नहीं कर सकते क्या? मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। इसके बाद में संशोधन हुआ था। हाँ जी संशोधन हुआ ना। कौन सा हुआ? देखो कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। क्या जोड़ा गया?
कौन सा भैया जी? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। लिखो पहला, पहला शब्द लिखो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहला शब्द सामाजिक। दूसरा शब्द लिखो संप्रभुता, संप्रभुता। के बाद में थर्ड लिखो अखंडता। अखंडता से मतलब क्या है? हम सब एक है। जब भारत अखंड था तो पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, अफगानिस्तान हमारा हिस्सा है और बलूचिस्तान और बांग्लादेश हमारा हिस्सा है। तो 3 देश 4 देश ऐसे हैं जो हमारा पार्ट है। तो जो अखंड भारत था, लेकिन बाद में क्या होगा? विभाजन। तो अखंड का मतलब हुआ है जैसे दो भाई एक जगह रह रहे हैं, लेकिन बाद में उनमें अलग अलग हो जाएंगे, विभाजन। तो अखंड का मतलब क्या हुआ? एकजुट रहना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने जोड़े गए भैया? 1 2 3। सामाजिक संप्रभुता अखंडता। क्या संशोधन कर सके? हाँ जी। लेकिन मूल ढांचा जो है हमारी प्रेम्बल का, उसमें हम कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इतनी क्लियर बात। तो बताओ 3 प्रकार के कितने न्याय है? संयारा के नाम से? हाँ जी। प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की, और प्रेम्बल किस देश से ली भैया जी? अमेरिका से। भाषा ऑस्ट्रेलिया से। आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बताओ स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना की जो हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास करने वाली संस्था थी? कौन सी संस्था उत्पन्न करी? कौन सी संस्था उत्पन्न करी बताओ भैया जी? किसने? स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना। कौन से की? आर्य समाज की स्थापना करी। कब करी थी आर्य समाज की स्थापना? भैया आर्य समाज की स्थापना 1875 में। अरे हो जा भैया, कलर चेंज हो जा, हो जा। के बाद किसने? 1875 में करी। कब हुई? 1875 में। किसने? दयानंद सरस्वती ने की थी। तो दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा भी तो था। हाँ जी, नारा बताओ, इनका स्लोगन बताओ आप एक बार। तो बताओ ना फिर भैया। क्या? वेदों की ओर लौटो। कौन सा? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इसका नारा है भैया, ये नारा है किसका? दयानंद सरस्वती का। और इसके बाद में जो हमारा आर्य समाज है, कब हुई? 1875 में इसकी स्थापना। किसने की? दयानंद सरस्वती ने। इनकी किताब बताओ, चर्चित बुक्स है इनकी, एक बड़ी फेमस बुक्स है इनकी, बताओ। इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा है बताओ फिर? कौन सा है? यस, आंध्र प्रदेश का। कच्ची पोड़ी कौन खा लेगा? अंधा व्यक्ति। कौन खा लेगा कच्ची पोड़ी? अंधा व्यक्ति तो खा लेगा, अंधा व्यक्ति खा लेगा कच्ची पोड़ी। तो आंध्र प्रदेश का। तो बताओ हमारे कितने क्लासिकल डांस है भैया जी? 8 क्लासिकल डांस है। और 8 के 8 के एक बार नाम बताओ ना आप लोग हमें। तो बताओ एक बार, पहला लिखो भाई क्लासिकल डांस में। लिखो पहला, बताओ मुझे कितने क्लासिकल है भैया जी? 8। क्लासिकल डांस बोले तो शास्त्रीय नृत्य है।